नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं विलियम गोल्डिंग के उपन्यास लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज पर आधारित एक लेख के कुछ खास हिस्सों पर। जी। ये लेख का शीर्षक है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, सभ्यता और बर्बरता का द्वंद्व। और ये उपन्यास मतलब इंसानी फितरत की गहराइयों को टटोलता है ना? सभ्यता कितनी नाजुक है और अंदर का वो जंगलीपन। बिल्कुल। हमारा मकसद है कि इन हिस्सों में जो मुख्य बातें हैं और जो उपबिंदु हैं उन्हें आसान भाषा में समझें। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि ये जो मुश्किल से लगने वाले विचार हैं वो आसानी से समझ आ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मुख्य बिंदु लेख में दिया गया है परिचय। जी। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज एक प्रतीकात्मक कथा। जी। इसमें बताया गया है कि कैसे ये उपन्यास एक युद्ध के दौरान सुनसान द्वीप पर फंसे बच्चों के जरिए इंसानी स्वभाव और वो सभ्यता बनाम जंगलीपन की बात करता है। दो मुख्य किरदार हैं, रैल्फ और जैक। वो समाज को लेकर दो अलग सोच दिखाते हैं और उनका झगड़ा ही कहानी है एक तरह से। हाँ बिल्कुल। वो द्वीप जैसे एक प्रयोगशाला बन जाता है। अच्छा। मतलब जहाँ कोई बड़े नहीं है, कोई नियम थोपने वाला नहीं है, तो असल इंसानी फितरत सामने आती है। रैल्फ है जो व्यवस्था बनाना चाहता है, जैसे समाज में होता है। हाँ। और जैक है जो अपनी इच्छाओं, शिकार मतलब वो आदिम चीजों पर जोर देता है। तो ये द्वीप का संघर्ष असल में बड़े समाज के अंदर जो लड़ाइयां चलती है ना, उसी का एक छोटा रूप है। सही। तो ये तो हुई बुनियाद। अब देखते हैं कहानी आगे कैसे बढ़ती है। दूसरा बिंदु है कहानी का सार और प्रमुख घटनाएं। जी। इसमें पहला उपबिंदु है 2.1 आरंभ, सभ्यता की आशा और नेतृत्व का चुनाव। तो बच्चे द्वीप पर पहुंचते हैं, रैल्फ को नेता चुनते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास शंख है। हाँ, वो शंख जो एक तरह से नियम, आवाज, व्यवस्था का प्रतीक बन जाता है। जैक शिकारियों का लीडर बनता है। हाँ, जिम्मेदारियां बांट ली उन्होंने। बिल्कुल। फिर वो बचाव के लिए आग जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लापरवाही हो जाती है और जंगल में आग लग जाती है। एक बच्चा खो भी जाता है। हाँ, यहीं से दिखता है कि शुरुआत तो अच्छी होती है, समाज बनाने की कोशिश, नियम, जिम्मेदारियां, पर वो पहले ही घटना, आग का काबू से बाहर होना, वो दिखा देता है कि ये सब कितना नाजुक है। मतलब अनुभवहीनता या बचपना कह लें, वो कैसे अच्छी भली योजना को बिगाड़ सकता है। जैसे कोई नई टीम बनती है, प्लान तो बनते हैं पर निभाना मुश्किल। बिल्कुल वही बात। हाँ, लेकिन ये उम्मीद, ये व्यवस्था ज्यादा टिकती नहीं। अगला उपबिंदु है 2.2 व्यवस्था का पतन, अग्नि, शिकार और जानवर का भय। यहाँ से चीजें बिगड़ती हैं। रैल्फ और जैक में प्राथमिकता को लेकर झगड़ा बढ़ता है। रैल्फ कहता है बचाव की आग जरूरी है, जैक कहता है शिकार। हाँ, जरूरतें बदल रही हैं या कहिए कि प्राथमिकताएं। और जैक की लापरवाही से आग बुझ जाती है और तभी एक जहाज पास से गुजर रहा होता है। उफ, मतलब बचाव का एक बड़ा मौका हाथ से निकल गया। बिल्कुल। और इसी बीच एक जानवर का डर फैल जाता है बच्चों में। हाँ, वो जानवर जो असल में एक मरे हुए पैराशूटिस्ट की लाश होती है अंधेरे में। जैक इस डर का फायदा उठाता है, अपना अलग गुट बना लेता है। ये बहुत अहम मोड़ है। डर, है ना? डर एक हथियार बन जाता है। सही। जैक बाहरी जानवर का डर दिखाकर अपनी ताकत बढ़ाता है, जबकि शायद असली जानवर तो बच्चों के अंदर ही वो हिंसा, वो जंगलीपन पनप रहा है। और तर्क, पिगी और रैल्स की बातें, वो डर और शिकार जैसी जो आधे में छाए हैं, उनके सामने कमजोर पड़ जाती हैं। समूह का बंटना ही दिखाता है कि व्यवस्था टूट रही है। जैसे असली दुनिया में होता है। अफवाहें या डर कैसे लोगों को बांट देता है। बिल्कुल। तर्क पीछे रह जाता है और फिर तो हालात बिल्कुल काबू से बाहर हो जाते हैं। उपबिंदु 2.3 चरम सीमा, हिंसा का बोलबाला और प्रतीकों का विध्वंस। हाँ, यहाँ तो मतलब हद ही हो जाती है। जैक का गुट पूरी तरह हिंसक हो जाता है। वो एक सुअर का शिकार करते हैं, उसके सिर को भाले पर टांग देते हैं। वही है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। हाँ, बुराई का प्रतीक। फिर साइमन जो समझ जाता है कि जानवर बाहर नहीं अंदर ही है, उसे बच्चे मार डालते हैं, उन्माद में, डर में। हाँ। फिर पिगी के चश्मे चुरा लिए जाते हैं आग जलाने के लिए। मतलब बुद्धि या तकनीक अब सिर्फ एक जरूरत पूरी करने का साधन है, ताकत के हाथ में। और फिर पिगी को भी मार दिया जाता है। शंख, वो व्यवस्था का प्रतीक, तोड़ दिया जाता है। तर्क खत्म, बुद्धि खत्म, व्यवस्था खत्म। आखिर में रैल्फ अकेला बचता है और सब उसका शिकार करने लगते हैं। यह हिंसा और बर्बरता का चरम है। साइमन की मौत मतलब सच की हत्या, पिगी की मौत और शंख का टूटना मतलब तर्क और लोकतंत्र का अंत। अब सिर्फ पाश्विक बल ही रह गया है। बिल्कुल।
अब आते हैं तीसरे बिंदु पर, प्रमुख पात्र और उनका प्रतिनिधित्व। जी। लेख कहता है, संक्षेप में, रैल्फ सभ्यता और लोकतंत्र का प्रतीक है। हाँ। जैक बर्बरता और तानाशाही का, पिगी बुद्धि और तर्क का, और साइमन वो आध्यात्मिक समझ या अंदरूनी सच का। हाँ, हर पात्र जैसे इंसानी फितरत या समाज के एक पहलू को दिखाता है। रैल्फ है जो नियम बनाना चाहता है, जैक है जो वो आदिम इच्छाओं से ताकत चाहता है, पिगी है वो कमजोर लेकिन जरूरी तर्क की आवाज, और साइमन है जो सच देख लेता है पर भीड़ों से खत्म कर देती है। इनका टकराव ही कहानी की जान है। हाँ, और इसी से जुड़ा है चौथा बिंदु, केंद्रीय विषय वस्तुएं और प्रतीकात्मकता। जी, मुख्य विषय क्या है? सभ्यता बनाम बर्बरता, सत्ता और लीडरशिप, मासूमियत का खो जाना, और वो जानवर यानी इंसान के अंदर की बुराई का ख्याल। और इन सब बातों को समझने के लिए प्रतीक बहुत जरूरी हैं। जैसे आपने कहा, शंख वो नियम कानून है, संकेत अग्नि वो बचाव की उम्मीद है, पिगी के चश्मे वो बुद्धि और तकनीक है, और वो सूअर का सिर, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, वो इंसान के अंदर का अंधेरा, बुराई। जैसे जैसे ये प्रतीक टूटते हैं या उनकी अहमियत कम होती है, वैसे वैसे बच्चे जंगलीपन की तरफ बढ़ते जाते हैं। और फिर आता है पांचवा बिंदु, उपन्यास का अंत, विडंबना और गहरा अर्थ। हाँ, अंत। कहानी के आखिर में एक नौसेना अधिकारी आता है, बच्चों को बचा लेता है। इसे वो कहते हैं ना, डेस एक्स माकिना। हाँ, मतलब अचानक से कोई बाहरी शक्ति आकर सब ठीक कर दे। पर यहाँ एक बहुत गहरी विडंबना है। क्या? बचाव उस आग से नहीं होता जिसे रैल्फ जलाए रखना चाहता था सभ्यता के लिए। हाँ, संकेत अग्नि से नहीं, बल्कि उस जंगली आग से होता है जिसे जैक के गुट ने रैल्फ को मारने के लिए पूरे जंगल में लगा दिया था। अरे हाँ। और वो ऑफिसर जो बच्चों की हालत पर अफसोस जताता है, वो खुद एक लड़ाई लड़ रही हिंसक दुनिया का हिस्सा है। सही कहा। बच्चे बच जाने पर खुश नहीं होते, वो रोते हैं अपनी खोई हुई मासूमियत के लिए, उन भयानक कामों के लिए जो उन्होंने द्वीप पर किए। ये दिखाता है कि वो जो मनुष्य के हृदय का अंधकार है, वो सिर्फ उन बच्चों में नहीं था, वो हर जगह है, एक सार्वभौमिक सच्चाई है। तो ये अंश हमें दिखाते हैं कि लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज कैसे कहानी के जरिए ये दिखाता है कि अगर समाज के नियम हटा दिए जाएं तो इंसान क्या बन सकता है। हाँ, सभ्यता की वो परत कितनी पतली है। बिल्कुल। और ये लेख एक सवाल भी छोड़ जाता है सोचने के लिए। कहता है कि बच्चे उस मनुष्य के हृदय के अंधकार से हमेशा के लिए बदल जाते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे अपने समाजों में, हमारी जिंदगियों में वो कौन सी चीजें हैं, कौन से नियम, मूल्य, रिश्ते हैं जो हमें उस अंदरूनी अंधकार को हावी होने से रोकते हैं। और क्या वो वाकई उतनी मजबूत हैं जितना हम मानकर चलते हैं? ये एक बड़ा सवाल है।